सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। मैं हूं आमना खटाना। पाकिस्तान के लिए आज एक तारीखी दिन है। तारीखी इस एतबार से है कि मुल्क में पहली मरतबा एक खातून वज़ीर आला मुंतखब हुई हैं और ये एजाज़ मरियम नवाज़ को हासिल हुआ है। पंजाब असम्बली का इजलास 9 मुंतखब स्पीकर मलिक अहमद खान की ज़ेर सदारत हुआ, लेकिन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल वॉकआउट करते हुए वोटिंग में हिस्सा उन्होंने नहीं लिया। यूँ मरियम नवाज़ 220 वोट लेकर पाकिस्तान की तारीख की पहली वज़ीर आला मुंतखब हो गई हैं, जबकि उनके मद्दे मुकाबिल उम्मीदवार राना आफ्ताब कोई वोट हासिल नहीं कर सके। फिर आज सिंध असम्बली का भी इजलास हुआ है, जिसमें एक मरतबा फिर मुराद अली शाह तीसरी बार वज़ीर आला मुंतखब हो गए हैं। मुराद अली शाह ने MKM के अली खुर्शीदी के मुकाबले में 112 वोट हासिल किए हैं। अब चूँकि मुराद अली शाह 2 मरतबा पहले भी सिंध की वज़ारत आला संभाल चुके हैं, तो उन्हें यहाँ की मामलात का अच्छी तरह इदराक है और शायद उन्हें ज़्यादा चैलेंजेस का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन मरियम नवाज़ का ये पहला तजुर्बा है। दूसरी जानिब वफाक की बात अगर हम करें तो शहबाज शरीफ वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार हैं। हालांकि इंतखाबात से कबल तक नून लीग की जानिब से नवाज शरीफ को वज़ारत उज़्मा का उम्मीदवार कहा जा रहा था, लेकिन अब तक अहम सवाल ये है कि शरीफ ख़ानदान में इक़्तिदार की तकसीम में तब्दीली की वजह क्या है। और अब जबकि मरियम नवाज़ वज़ीर आला हो चुकी हैं, तो हम पहले भी प्रोग्राम में ये बात कर चुके हैं, लेकिन आज फिर ये सवाल उठाएंगे कि उनको दरपेश चैलेंजेस, बड़े बड़े चैलेंजेस क्या होंगे। ये सवाल लेके अपने पैनलिस्ट की जानिब बढ़ूंगी। तारुफ मैं करवा देती हूँ। नज़ीर लगारी साहब हमारे साथ कराची स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। एहतशामुल हक साहब इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हैं। डॉक्टर दानिश हमें वीडियो लिंक के ज़रिए ज्वाइन कर रहे हैं। शहजादा जुल्फ़िकार साहब भी हमें कोयटा से ज्वाइन कर रहे हैं वीडियो लिंक के ज़रिए। तो आप तमाम का बेहद शुक्रिया। मैं आगाज़ करूँगी एहतशाम साहब से। एहतशाम साहब, मरियम नवाज़ फाइनली वज़ीर आला मुंतखब हो चुकी हैं। पहला तो हमारे सवाल का हिस्सा कि ख़ानदान में इक़्तिदार की तकसीम में आप तब्दीली की वजह क्या समझते हैं। दूसरा हिस्सा ये कि चैलेंजेस क्या होंगे मरियम नवाज़ को। देखिए आमना, पहली तो बात यह है कि मरियम नवाज़ पहली मरतबा पार्ट टाइम से फुल टाइम जो है ना वो सियासत में आ गई हैं, पार्लिमानी सियासत में आ गई हैं। इससे पहले सियासत में तो थी, लेकिन अपने अब्बा जान और चचा जान, उसके बाद कज़न हमजा शरीफ के बाद, हमजा शहबाज के बाद वो ख़ुद भी अब जिसको कहते हैं शरीफ डायनेस्टी की चौथी जिसको कहते हैं चाहिए फ़र्द जो है ना वो पॉलिटिक्स में आ गया। बल्कि पॉलिटिक्स में क्या आ गया, 12.5 करोड़ सूबे का वो चीफ़ मिनिस्टर हो गई हैं। तो देखिए सवाल तो इस वक्त सब लोग यही उठा रहे हैं। उनकी तकरीर बहुत अच्छी थी, तकरीरें सारी बहुत करते हैं, लेकिन आमना जितने चैलेंजिंग टाइम में वो आई हैं, मेरा ख्याल है जो सबसे बड़ा टास्क मुझे लगता है उनके लिए होगा वो अपनी सियासत को बचाना, अपनी पार्टी को बचाना। देखें पंजाब में भी आप 40 बरस से वो हुकूमत, उनकी ख़ानदान हुकूमत कर रहा है। आपके पड़ोस में हिंदुस्तान में कांग्रेस ने भी मेरा ख्याल है टोटल 34 बरस नेहरू ख़ानदान ने हुकूमत की। 17 बरस आपने देखा नेहरू खुद प्राइम मिनिस्टर थे, बाकी इंदिरा गांधी और साहबजादे जो है ना वो रहे, अगरचे वो मारे गए। तो अभी इनका इस वक्त सवाल लोग उठा रहे हैं कि जी नवाज शरीफ साहब परेशान है कि हुआ क्या पार्टी के अंदर, किस तरीके से चले बैक सीट ले ली, अब इनको बना दिया गया। अब जो सबसे बड़ा चैलेंज है कि पार्टी को जो सुकड़ रही है इसको कैसे बचाएंगे। आपको याद है पीपल्स पार्टी के साथ ऐसे हुआ था, लेट भुट्टो साहब, बीबी शहीद, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता सुकड़ती गई पार्टी और फिर अब सिंध तक रह गई है। कोशिश किया बिलावल भुट्टो ने, मानना पड़ेगा जंग आदमी है, आगे भी बड़ा टाइम है उनके लिए, बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त सूरत हाल यह है कि एक मुश्किल वक्त में शहबाज साहब चीफ मिनिस्टर बने और ये प्राइम मिनिस्टर बने और ये चीफ मिनिस्टर बनी है मरियम नवाज़। अब 2 चीज़ें, एक तो पार्टी को बचाना है, कैसे बचाना, दूसरा मेरा ख्याल है जो इनका सबसे बड़ा चैलेंज होगा कि वो पार्लिमानी सियासत में बाकी लोगों को अपने साथ कैसे लेके चलती हैं। अपोजिशन को, PTI जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है, आज उन्होंने आपने देखा जिस तरीके से लोग चले गए थे, उनको लाने की बात है। तीसरी बात इंपॉर्टेंट है जो उनका एक परसेप्शन है कि वो भूलती नहीं है, वेंजियंस, इंतकाम। वैसे अगरचे उन्होंने कहा मैं नहीं इसमें बिलीव करती, लेकिन लोग कहते हैं वो भूलती नहीं है। तो मेरा ख्याल है फिर एक जो और मेरा ख्याल है थोड़ा बैड टेस्ट में था, उन्होंने आज फिर अपना विक्टिम कार्ड खेला कि जी वो डेथ सेल में लेके गए मुझे, मैं किस तरह अदालतों की राहदारियों में हमने धक्के खाए। तो सियासत में तो फिर आपने मजे भी तो आपने किए ना। तो मेरा अपना ख्याल है चैलेंजेस बहुत ज्यादा हैं, आ गई हैं, एजेंडा बहुत बड़ा जाहिर किया, कोई इस चीज नहीं। अब देखना है कि कामयाबी काम मिलती है उनको। जी बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब, आप कैसे देख रहे हैं सारे मामलात में? और दूसरा ये कि इस सवाल का जवाब कि खानदान में इक़्तिदार की तकसीम में तब्दीली, पहले हमजा शहबाज चूँकि कुछ दिन के लिए वज़ीर आला रहे थे, लेकिन फिर मामलात हमने देखे, और अब ये क्या वजह बनी? पाकिस्तान में 2 ही ख़ानदान 40 साल से हुकूमत कर रहा है
और पाकिस्तान कहाँ खड़ा है आपके सामने। 2018 में भी मुझे कह लेने दीजिए अक़लियत ने हुकूमत बनाई, और 2024 में भी अक़लियत मरकज़ और सूबों में हुकूमत बना रही है। तीसरी अहम बात जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि मरियम नवाज़ साहिबा पंजाब की पाकिस्तान की पहली वज़ीर आला हैं। इससे पहले 29 शख्सियात ने पंजाब में वज़ीर आला, निगरां और इलेक्टेड वज़ीर आला की हैसियत से काम किया, और उनमें सबसे ज़्यादा टेन्योर जो है वो शहबाज शरीफ साहब का रहा 12 साल। हालांकि उनके वालिद साहब भी 2 दफ़ा वज़ीर आला रहे और शहबाज शरीफ 3 दफ़ा। पंजाब में महाराजा रंजीत जो हैं वो जब उनका इंतकाल हुआ था तो एक लेडी हुक्मरान आई थी, उनकी वाइफ, और वो थी जनाब महारानी चंदा कौर, उन्होंने हुकूमत की थी। इंडिया, थोड़ा सा तफसील बताते हुए आपके मेहमानों को, थोड़ा सा जो आपके गेस्ट हैं उनमें गए, आपके जो सुनने वाले हैं, कि इंडिया जो है उसमें तकरीबन 13 रियासतों में 16 ख़वातीन रह चुकी हैं, वज़ीर आला रह रही हैं। अब आइए बात कि जी मरियम नवाज़ साहिबा को चैलेंजेस क्या हैं। देखिए, मरियम नवाज़ को एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है। एडवांटेज ये है कि उनके वालिद साहब 2 दफ़ा वज़ीर आला रहे हैं पंजाब के, जाहिर है उनकी सपोर्ट मिलेगी। उनके चचा रहे हैं 3 दफ़ा वज़ीर आला, उनके कज़न रहे हैं, यहाँ तो उनको एडवांटेज मिलेगी। और दूसरी एक एडवांटेज जो बहुत बड़ी उनको है वो ये है कि मरकज़ में भी PMLN की हुकूमत है, तो वो जो लड़ाई होती है मरकज़ की और सूबे की वो उनको नहीं मिलेगी। लेकिन जो इनका सबसे नुकसानदेह पॉइंट है, जिन्हीं सब सवाल ये है कि ये जो एक खातून वज़ीर आला आई हैं, ये किसी भी सरकारी ओहदे पे पहले मौजूद नहीं थी, काम नहीं कर सकी हैं, और सूबों में एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर चाहिए होता है। पॉलिटिशियन तो वो उन्होंने दिखा दिया कि वो एक अच्छी पॉलिटिशियन है, खासतौर पे PDM के ज़माने में उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया था और एज ए सियासतदान तो मनवा लिया था उन्होंने। एग्जैक्टली ये है कि वो एज ए एडमिनिस्ट्रेटर, क्योंकि पंजाब में सूबों में एडमिनिस्ट्रेटर की ज़रूरत होती है, मरकज़ में यकीनन एक पॉलिटिशियन की ज़रूरत होती है जो कि पूरी दुनिया से डील करता है। मरियम नवाज़ साहिबा के लिए सबसे बड़ा जो मसला है, एक जो क्वेश्चन है, वो उनके मुशीर हैं। चंद मुशीर ऐसे भी हैं जो कि फेडरल में शहबाज शरीफ के साथ थे, जिसकी बुनियाद पर शहबाज शरीफ को 16-18 महीने में कोई कारकर्दगी उनके सामने नहीं आ सकी थी। उनमें से एक जो है आज मरियम नवाज साहिबा, और मरियम नवाज साहिबा के साथ जो लोग हैं। अब रही बात कि नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ और ये जो सूरत हाल हुई है, नवाज शरीफ कहाँ चले गए। देखिए, नवाज शरीफ साहब लंदन से आए थे, वजीर आजम बने हुए थे, बड़े बड़े इश्तहार थे, सब कुछ क्लियर था, और वो कह भी रहे थे कि मैं हुकूमत में आ रहा हूँ 4थी दफा वजीर आजम। लेकिन देखिए, जो उनको सीट मिली है, 2 सीटों से वो हारे थे, जो लोग कह रहे हैं। इस बुनियाद पर वो एक मखलूत हुकूमत का तो नाम ले रहे हैं, हालांकि वो तैयार थे मखलूत हुकूमत बनाने के लिए। लेकिन जब उन्होंने ये सिचुएशन सामने आई उनके कि 2 सीटों से उनकी हार थी, और उनके जो कहते हैं लोग कि उनको 20 से ज्यादा भी सीट नहीं मिली, ये उनके अपने मिनिस्टर्स कहते हैं। तो उस सूरत हाल में मियां नवाज शरीफ साहब ने बेहतर समझा कि वो शहबाज शरीफ को आगे करें। कहीं ना कहीं उनकी अपनी एक कैलकुलेशन थी कि जो हालात और मामलात हैं वो बड़े बादशाह पर बना दिया है। सही है। चलिए डॉक्टर साहब, हम नज़ीर लगारी साहब की जानिब चलते हैं। लगारी साहब, ये सारे मामलात को देखते हुए जिस तरह से हम कह रहे हैं कि पंजाब में जो मुस्लिम लीग नून की पहले जो परफॉर्मेंस रही है, एक बेंच मार्क सेट हो चुका हुआ है, मरियम नवाज़ वहाँ तक पहुँच पाएगी या उससे भी बेहतर साबित होंगी? और दूसरी चीज़ यही वाली जो हमारे सवाल का पहला हिस्सा, ख़ानदान में तकसीम, जो इक़्तिदार की तकसीम है, उसमें तब्दीली की वजह क्या समझते हैं आप? एक तो बेंचमार्क आप जिसको कहते हैं उसको मेहरबानी करके खानेवाल और साहिवाल से आगे रखें, उससे पहले ना ले आएँ। और बेंचमार्क इनकी तरफ से सराइकी बेल्ट में कोई सेट नहीं किया गया है, ना रहीम यार खान में कोई बड़ी डेवलपमेंट है मेगा स्कीम की, ना राजनपुर में है, ना लिया में है, ना दरगाती खान में है, ना मुजफ्फरगढ़ में है, ना जनूबी पंजाब में ना मियाँ वाली में है, ना झंग में, ना खुशाब में, ना पाकपतन में भी कोई ऐसी नहीं है, ओकाड़ा में कोई ऐसी नहीं है, बिहारी में कोई ऐसी नहीं है। भालू को बेंचमार्क इस किस्म की चीज़ नहीं है। जो कुछ हुआ है सेंट्रल पंजाब में हुआ है, लाहौर के आसपास हुआ है। एक दफ़ा ऐसा भी हुआ था कि पाकिस्तान का फेडरल बजट
फेडरल बजट जो है वो हवाले कर दिया गया था, पंजाब के डिस्पोजल पर दे दिया गया था। तकरीबन 14 खरब का बजट था, उसमें से 9.5 खरब 10 खरब के करीब जो है सिर्फ लाहौर सिटी पर लगाया गया था। ये है सूरत हाल। और एक बात यह कि तारीखी तौर पर हम अगर देखें तो कबल मसीह से लेकर 1849 तक सराइकी बेल्ट एक अलग सूबे के तौर पर रहा है। मुल्तान हमेशा लाहौर से एक अलग सूबा रहा है। यहाँ पर सिख जब आए थे, सिखों ने जब कब्ज़ा किया 1802 में मुल्तान पर कब्ज़ा किया, उसके बाद भी उन्होंने उसकी सूबाई हैसियत बरकरार रखी। सिखों के दौर में भी मुल्तान अलग सूबा था, लाहौर अलग सूबा था। उसके बाद 1849 में अंग्रेज़ों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा, बहुत बड़ी मुज़ाहमत हुई है और उस वक्त भी मुज़ाहमत हुई थी। उसके बाद उन्होंने तय ये किया था कि उसको एक सूबा बना दिया जाए और यहाँ की मुज़ाहमत को कुचलने के लिए मुल्तान में और ख़ास तौर पर ये जो गंजी बार का इलाका था, ये जो सांदल बार का इलाका था, यहाँ पर जो मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा, शदीद किस्म की मुज़ाहमत थी। अंग्रेज़ों ने यह तय किया कि यहाँ पर एक आबादकारी की जाए और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर इसकी सूबाई हैसियत इसकी मुल्तान की ख़त्म कर दी जाए। तो उस वजह से ये हुआ था, अंग्रेज़ों ने आकर इसको ख़त्म किया। अब ये मियाँ शहबाज शरीफ की असम्बली ये पहली असम्बली है पाकिस्तान बनने के बाद जिसने ये मंजूर किया है, अपनी असम्बली में करारदाद मंजूर किया है कि पंजाब को तकसीम कर दिया जाए और पंजाब के लिए सराइकी सूबा अलग बनाने के लिए भी ये तजवीज़ आई है। वफाक भी सेनेट में मंजूर कर चुका है और सेनेट में यह आ चुका था कि जनाब इसका अलग सूबा बनाना चाहिए, बल्कि मॉडलिटी तय करने के लिए भी एक बना दिया गया था, एक सूबे के लिए बाकायदा कमीशन बना था जो फरहतुल्लाह बाबर की सरबराही में काम कर रहा था। क्या मरीम नवाज इस तरह पेशकदमी करेंगी? क्या सराइकी लोगों को उनका हक मिलेगा, उनकी सूबाई हैसियत मिलेगी? इस तरह वो पेशकदमी करेंगी? अगर वो सराइकी बेल्ट में काम करना चाहिए, जो अपनी तकरीर में कहा उन्होंने, और जनूबी पंजाब का लफ्ज़ तो वो उनके लिए बड़ा अजनबी है, सराइकी लोगों के लिए बड़ा अजनबी लफ्ज़ है। वो इसका इस्तेमाल करते हैं तो लोगों को उल्टा तकलीफ़ होती है, बजाय इसके कि वो उसको कहें कि जिन्हें हम इनकी गुर्बत पर, अफलास पर, नादारी पर, बीमारी पर, फलां पर हमें बड़ा तरस आता है। भैया आप उसको जनूबी पंजाब कहते हैं, उनने आज तक इस बात को नहीं माना लोगों ने। और वो उसके पंजाब की जोग्राफी, वो पंजाब का एहतराम करते हैं, पंजाबी ज़ुबान का एहतराम करते हैं, लेकिन उनको पंजाब कहना जो है वो ज़्यादती है। ये है असल मसला कि क्या वो पेशरफ्त करती हैं, क्या वो जाती हैं सराइकी सूबे की तरफ। देखें हेमंत सांग ने लिखा है कि अलग ये कब्र मसीह का एक चीनी सयाह है जो कहता है कि ये अलग एक इंटिटी है, प्रोविंशियल इंटिटी है, अलग एक वहदत है मुल्तान। और फिरदौसी ने शाहनामा में लिखा है कि मुल्तान एक अलग सूबा है। अच्छा इन तमाम चीज़ों, उसने अबुल फजल ने आईन अकबरी में लिखा है कि जनाब सूबा मुल्तान जो है एक अलग सूबा है। इन तमाम हकीकतों, बल्कि सिंध पूरा मुल्तान सूबे का हिस्सा था। तो इस सारी सूरत हाल में क्या वो पेशरफ्त करती हैं, आगे बढ़ती हैं, सराइकी सूबे की तरफ बढ़ती हैं और मसले को हल करती हैं? ये एक बड़ी बात है। इस मसले को जरूर देखना होगा क्योंकि जिस तरह से आप कह रहे हैं कि यहाँ पे आमना पीटीआई, पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन तीनों जो एग्री करती हैं कि जी असूली तौर पे कि सराइकी सूबा बनना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि इस पे एक बात पे इजाफा मैं भी कर दूं इन बात पे कि सेंट्रल पंजाब से पीएमएलएन हारी है, लाहौर में चंद जगह जीती है, लेकिन इनकी रिजर्व सीट में सारी की सारी ज्यादातर सेंट्रल पंजाब से खवातीन को लिया गया है। अच्छा, इंटरेस्टिंग। शहजादा जुल्फ़िकार साहब, आपकी जानिब आती हूँ। सर, आप एक तो मरीम नवाज की स्पीच को कैसे देख रहे हैं, क्योंकि जो उन्होंने ये बात की है कि इंतकाम और बदला लेने का कोई जज्बा नहीं है, वो ऐसा कुछ नहीं, वो सबको साथ लेकर चलेंगी, क्या ऐसा आप देख रहे हैं? क्या फोर्सी कर रहे हैं आप इस मामले में? और दूसरा ये कि अगेन वही चैलेंजेस क्या होंगे मजीद? आमना, उनका अगर सोशल मीडिया पर देखें, एक क्लिप चल रही है कि एक खातून असम्बली के मेंबर हैं और उन्होंने उनको गले लगाया और उन्होंने उनका हाथ झटक दिया, तो ये बड़ा एक बैड इंप्रेशन क्रिएट किया। ये उनका आगाज था, ये पहले दिन से ही ये चीज़ें चल रही हैं और सोशल मीडिया पर लोग उसको वायरल कर रहे हैं, कमेंट्स लिख रहे हैं। ये मेरे ख्याल में अगर इस तरह से उनका आगाज है, इस तरह की चीज़ें, तो उनके लिए चीज़ें बड़ी मुश्किल होंगी, बहुत मुश्किल होंगी कि अगर अपने पार्टी के अंदर से ही लोग उठेंगे। और अगर ये इत्तेफाकिया है और इस चीज़ को वो रियलाइज़ करती हैं कि आज का, बल्कि इसको बहुत पॉजिटिव लेकर जो खामियां हैं उसको दुरुस्त की जाएं, और चैलेंजेस उनके लिए बहुत हैं। एडवांटेजेस भी ये हैं कि चचा उनके प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके लिए कोई मसला नहीं है, वफाक तक कोई भी अप्रोच करना, दिन रात किसी वक्त भी अप्रोच करना, एक किसी को कह देना, वफाकी सेक्रेटरीज को कह देना, वफाक के कुछ मिनिस्टर्स को कह देना,
तो वो कोई मसला नहीं है उनके लिए, वो चीज़ें उसी तरह चीज़ें फौरी तौर पर हो जाएंगी बनिस्बत 3 जो वुज़रा आला हैं उनसे, और इनका काफ़ी जो है वो फ़र्क है। सपोर्ट अब जो चैलेंजेस हैं, चैलेंजेस जाहिर है जो पीटीआई इस वक्त जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में है, जिस तरह उन्होंने आज वॉकआउट किया, और फिर ये वो लॉट भी नहीं है, जहन में ये रखें कि ये वो लॉट भी नहीं है कि कुछ उन्होंने कुछ सबक सीखा हो माजी से कि पार्लिमानी रवायात क्या हैं, पार्लिमानी हमने किस तरह से प्रोटेस्ट करना है, किस तरह टफ टाइम देना है हुकूमत को किस तरह मजबूर करना है कि वो ऐसे फैसले करे लोगों के मुफाद में करें। ये तो ज़ाती तौर पर, और लैंग्वेज भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है, लैंग्वेज भी जो कुछ भी वो करते हैं सारा कुछ। अब उसको किस तरह इन्होंने टैकल करना है, क्या पॉलिटिकली टैकल करना है या उसको उन्होंने उसी तरह करना है और इंतकाम लेना है, ये बात वक्त आएगा बताएगा। और दूसरी एक चीज बहुत ज्यादा डिपेंड करता है, वो ये है कि वो टीम क्या रखती है अपने साथ। हम इसी वक्त कह सकते हैं कि मरियम औरंगजेब उनकी टीम की बहुत एक इम्पोर्टेंट हिस्सा होंगी, लेकिन आगे के टीम क्या रखते हैं, उनके मिनिस्टर्स किस तरह होंगे। अभी तक तो उन्होंने कह दिया कि डीसी जो है वो अपने एक दूसरे से मुकाबला करें, अभी से उन्होंने कह दिया कि हम जो है वो उनको सोलर पैनल दे देंगे लोगों को, अभी तक उनको लोगों को जो है आवाम को ये सहूलतें दे देंगे, वो सहूलतें देंगे, ये सारी कुछ है उनका, क्या वो इम्प्लीमेंट करते हैं। और शायद एक और भी है, शायद अब मुकाबला हो पीपल्स पार्टी के चीफ मिनिस्टर सिंध के और पंजाब की चीफ मिनिस्टर, इनका मुकाबला होगा, क्योंकि दोनों भी वफाक में हैं, किस तरीके से अपने अपने सूबों के मसाइल को वो टैकल करते हैं। जरा लकी हैं मरियम नवाज कि उनको जो चीजें उनको मिली हैं, जो उनके चचा ने जो चीज़ें जिस तरह से की हैं उसमें कुछ डेवलपमेंट के काम किए हैं। और ये बात बिल्कुल लगारी साहब अब कह रहे थे, बिल्कुल वजह है कि किस तरह वो साउथ को वो तवज्जो देती हैं, क्योंकि साउथ में उनकी अगर पार्टी में अगर रह के आज वो काम नहीं करेंगी तो फिर उनके पार्टी के लोग जो हैं वो भी शोर मचाएंगे। और ये चीज़ें, ये उनके पास चैलेंजेस हैं और आने वाला वक्त बताएगा किस तरह। और हम कभी कहते थे, बलूचिस्तान वाले कहते थे कि हमारा जो चीफ मिनिस्टर है वो हर चीफ मिनिस्टर बड़ा माठा आता है। हमने तो बल्कि ये यहाँ डिमांड होती थी कि हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं वो वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ साहब हो जाएं कुछ अरसे के लिए, तो कुछ डेवलपमेंट के कोई काम नजर आए, कोई चीजें नजर आए, ये एक मिसाल दी जाती थी। अब उन्होंने किस तरह उनको फॉलो करना है, बल्कि और आगे किस तरह इम्प्रूव करना है, ये आने वाला वक्त बताएगा। जी बिल्कुल, ये सब चैलेंजेस हैं जो मरियम नवाज पहली खातून वजीर आला पंजाब आज मुंतखब हो गई हैं, उन पेश होंगे। जिस तरह से हमारे पैनलिस्ट ने इस हवाले से बात भी की, लेकिन मेरी अपनी एक ज़ाती राय है, जिस तरह से मरियम नवाज़ ने आज अपनी स्पीच में ये कहा कि वो इंतकाम और बदला लेने का कोई जज्बा नहीं रखती, और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि अपोजिशन को उनके लिए उनके दिल के और दफ्तर के दरवाजे 24 घंटे खुले हैं, तो वो क्या ही बेहतर था कि जो उनकी मुखालिफिन हैं, ऐसी ख़वातीन जो हम देख रहे हैं कई महीनों से 3 MPO के तहत बंद हैं, उनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई जो अगर उनको बेल मिली है तो उनको आज आज़ाद कर दिया जाता। अगर मरियम नवाज़ ये आज ऐलान करती तो कुछ बेहतर हो जाता। जनाब आगे बढ़ते हैं, एक और मसला जो हम देख रहे हैं मुल्क में इस वक्त ज़ेर बहस है, वो है सदर साहब की जानिब से कौमी असम्बली के इफ्तिताही इजलास बुलाने का। तो अभी ये कहा जा रहा है कि वो इजलास की जो समरी है उस हवाले से वो साइन नहीं कर रहे, मामला ताहाल हल नहीं हो सका है। आइन के आर्टिकल 91 की शिक 2 के तहत 29 फरवरी तक इजलास होना आइनी तकाजा है, जबकि सदर ममलिकत ने नेशनल असम्बली का इजलास तलब करने की समरी भी मुस्तरद करके वापस भेज दी है। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ की कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट के आला अफसरान और आइनी माहिरीन से मुशावरत भी शुरू कर दी। अगर सदर 29 फरवरी तक इजलास नहीं बुलाते तो भी इजलास 29 को ही होगा। दूसरी जानिब लीगी रहनुमाओं ने ऐवान सदर को साजिशों का गढ़ करार दे दिया है। इसके अलावा अगर हम सदर की कारकर्दगी पर बात करें तो उन्होंने 4 पार्लिमानी बरसों में रिकॉर्ड 77 और आखिरी पार्लिमानी साल में 5 ऑर्डिनेंस जारी किए, जबकि 16 माह की हुकूमती इत्तेहादी जमातों से भी ना बन सकी उनकी। अब इस तमाम सूरत हाल में हमारे सामने सवाल ये है कि सदर की इजलास की समरी मुस्तरद करने की क्या वजह है, और दूसरा अहम सवाल ये कि सदर आरिफ अलवी के बतौर सदर ममलिकत अहद को हमारे पैनलिस्ट कैसा देखते हैं। ये सवाल हम ब्रेक के बाद उठाएंगे, तमाम पैनलिस्ट की इस पर राय लेंगे। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे।
वेलकम बैक वंस अगेन। जिस तरह से ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे, ये जो मामला है सदर साहब की जानिब से कौमी असम्बली के इजलास के हवाले से अभी जो समरी आई है, मुस्तरद करने की वजह क्या है, और दूसरा ये कि उनका अहद कैसा देख रहे हैं। हमारे पैनलिस्ट डॉक्टर दानिश की जानिब बढ़ूंगी सबसे पहले। डॉक्टर साहब, आप कैसे देख रहे हैं, वजह क्या है इसकी? जिस तरह आपने जिक्र किया है कि इलेक्शन के 21 दिन के अंदर, यानी 21 दिन तक या उसके अंदर सदर साहब बुला सकते हैं। 91 का 2 है, क्लियर है, बिल्कुल आइन क्लियर है और उसमें कोई इबाहम नहीं है। लेकिन सदर अगर 29 यानी 21 तारीख तक असम्बली नहीं बुलाता है, अभी तो 26 फरवरी है, 29 फरवरी तक उसे बुलाना है, तो स्पीकर कहीं नहीं लिखा हुआ है किसी कानून में, यानी आइन में कहीं नहीं है कि स्पीकर अगर सदर नहीं बुलाता है या ऑब्जेक्शन लगाता है तो स्पीकर जो है वो इजलास बुलाएगा। ये गैर आइनी, गैर कानूनी इजलास होगा, जो कि आइन कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। आइन में सिर्फ सदर मेंशन है। दूसरा ये कि सदर को ये इख्तियार है ऑब्जेक्शन करने का, उन्होंने ऑब्जेक्शन किया है और अभी 26 फरवरी है, उस ऑब्जेक्शन को रिजॉल्व किया जाए। ऑब्जेक्शन क्या है कि जनाब पार्लियामेंट रिजर्व सीट जो है वो आपने अभी तक उसको कंप्लीट नहीं है, तो ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है ना कि उसके पास ये रिक्वेस्ट पहुंची हुई है रिजर्व सीट के हवाले से, और सुना है कि कल 11 बजे वो फैसला करने वाले हैं, तो कर दें वो फैसला। अगर वो रिजर्व सीट दे रहे हैं, जिसके ऊपर मैं पहले भी कह चुका हूं कि वहां में और इलेक्शन कमीशन रोक नहीं सकता, लेकिन अगर वो रोकना चाहता है तो रोक ले और देना चाहता है तो दे दे, ताकि फिर सदर के लिए कोई जवाब ना पड़े। तीसरी इंपॉर्टेंट बात ये है, ये जो बोलते हैं ना बड़े बड़े, आप दिखा रही थी आइन आइन आइन, भाई आइन के आर्टिकल 224 ने भी तो 90 दिन का इलेक्शन पाबंद किया है ना, कहीं है एक दिन भी ऊपर किसी जगह लिखा हुआ है? तो आप बताइए ना 90 दिन में इलेक्शन क्यों नहीं हुआ? और यहाँ तो सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला सुनाया था कि भाई आप इलेक्शन जो है 90 दिन में कराओ, तो क्यों नहीं करा इन इलेक्शन कमीशन ने और इन पॉलिटिशियंस ने? उस वक्त तो कहते थे बढ़ा दो, आइन कोई खुदा की किताब नहीं है। तो आज आप आइन को मेंशन कर रहे हैं, तो फिर आइन में आइए। आइन ये कहता है कि 91(2) के सदर का इस्तेहकाक है, और सदर मैंडेटरी है सदर के 21 दिन में, और अगर सदर नहीं करता है तो स्पीकर का कोई रोल नहीं है, हुकूमत का कोई रोल नहीं है। अगर है तो कोई आइन बता दे, मैं तो आइन और कानून की बात करूंगा। और तीसरा, अगर सदर ने ऑब्जेक्शन किया है तो उसको इख्तियार है, किया है। अब रही बात सदर के बारे में कि सदर, देखिए सदर का जो होता है वो कभी भी हमने न्यूट्रल नहीं देखा है। हमेशा हमने देखा है कि इस सदर पर आने वाला शख्स, अब आने वाले आसिफ अली जरदारी हैं जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सरबराह हैं। इसी तरीके से ये जो थे ये पीटीआई के थे, इससे पहले पीएमएलएन के थे। तो सदर के ओहदे में जो आता है वो हलफ तो उठाता है कि मैं पार्शियल रहूंगा, मैं न्यूट्रल रहूंगा, लेकिन मैंने आज तक किसी सदर को न्यूट्रल होते हुए नहीं देखा। इवन के गुलाम इसाक खान साहब को भी जो उनकी मरासिम थे, रिलेशन थे, जिसकी बुनियाद पर उन्होंने फैसले किए जहां जहां उनके ताल्लुकात, तो इन्होंने भी वो अमल किया है। और इनको इस लिहाज से जाहिर है कि इनका टेन्योर क्वेश्चनेबल है, लेकिन ये अभी जो कर रहे हैं उसको आप गैर कानूनी नहीं कह सकते। हाँ, इजलास बुलाएंगे तो वो गैर कानूनी होगा, स्पीकर को इख्तियार नहीं है। अगर कोई आईनी कहीं नुक्ता है लिखा हुआ है तो हमारी भी इस्लाह कर दे। ठीक है शहजादा जुल्फ़िकार साहब, ये जो तनकीद की जा रही है, जिस तरह से डॉक्टर साहब ने कहा है कि अभी वक्त है, इतनी जल्दी किस चीज़ की है, तो आप समझ रहे हैं बेजा तनकीद है? फिर राजा परवेज़ अशरफ साहब ने भी आज ये बयान दे दिए बतौर नेशनल असम्बली के स्पीकर के कि हम 29 फरवरी को खुद ब खुद इजलास हो जाएगा अगर सदर नहीं बुलाते। तो ये क्या वजह है कि इसको पहले से इस मामले को बड़ा उछाला जा रहा है, उठाया जा रहा है? ये तनकीद ठीक है? आमना देखें, अगर प्रेसिडेंट जितना भी वो कानूनी काम करें कॉन्स्टिट्यूशनली, उस चीज़ को वो देखें। बहरहाल ये सबको पता है वो हैं पीटीआई के सदर, वो उनकी मुफादात के लिए काम करेंगे, वो उनका नुक्ता ठीक है। अब उनका नुक्ता ये है कि कानून में क्या गुंजाइश है कि जो रिजर्व सीट है उसका फैसला होना बाकी है। देखिए ना, एक व्यू ये भी है कि क्यों सदर साहब ने ये कह दिया कि मैं उस वक्त तक दस्तखत नहीं करूंगा जब तक कौमी असम्बली, उनके नॉलेज में, उनके दानिश में कि अभी तक कौमी असम्बली कंप्लीट नहीं है, लोअर हाउस जो है वो कंप्लीट नहीं है, जब तक ये कंप्लीट नहीं होता मैं इसका नहीं बुलाऊंगा, आप जल्दी से वो करें। दूसरी तरफ इसको इस तरह कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है कि जैसे वो ब्लैकमेल कर रहे हैं
अपनी पार्टी के लिए, क्या दूसरी की पार्टी का कोई जरा मसला होता वो ये करते? ये एक वो किया है, ये अभी बहस शुरू है और ये पॉलिटिकल उसमें जाहिर है वो उनको प्रेशर बढ़ा रहे हैं, वो उनको कह रहे हैं ये एंटी नून लीग का कैंप है और ये साजिशों का गढ़ है, जो भी उनका वो कह रहे हैं। अब गुंजाइश ये है कि स्पीकर साहब ने कह दिया और अभी थोड़ी देर पहले आपने स्क्रीन पे बताया भी कि डार साहब जो हैं वो भी ये कह रहे हैं कि जी बिल्कुल हो जाएगा इजलास। ये भी एक कॉन्स्टिट्यूशन है कि 21 दिन के बाद आपने इजलास बुलाना है, और अगर वो नागुज़ीर वजूहात के बिना पे या किसी वजह पे कोई पर्सनल मैटर है उनका, प्रेसिडेंट साहब का, नहीं बुलाते हैं, कानूनी माहिरीन क्या कहते हैं क्या करना है? क्या आपने वो भी एक वायलेशन है कि अगर 30 को होके वो 1 मार्च को चला जाए तो वो भी वायलेशन है। तो मेरे ख्याल में दोनों तरफ से मुझे ये लगता है कि दोनों तरफ से वो प्रेशर बढ़ा रहे हैं, वो इलेक्शन कमीशन पर प्रेशर बढ़ा रहे हैं, सदर साहब पर, पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो प्रेशर बढ़ा रही हैं। हो जाएगा, अभी है, टाइम है, मेरे ख्याल में 26 तारीख और 29 तारीख में काफी टाइम है, 2 दिन है, कल 27 है, फिर 28 है, ये पूरे 48 घंटे हैं, उसके बाद ये हो जाएगा। मुझे लगता है कि मामला हो जाएगा, इसको कोई वो नहीं है, लेकिन हम उसको इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि प्रेशर बढ़ रहा है दोनों तरफ से। बिल्कुल सही बात है। लगारी साहब, आप भी समझ रहे हैं कि ये जो बयानात हैं ये वाकई प्रेशर बढ़ाने के लिए, और अगर लेट्स से कि सदर साहब की जानिब से दस्तखत, लेट्स अज्यूम दैट अगर वो नहीं करते दस्तखत और ऐसे इजलास बुला लिया जाता है तो उसकी हैसियत क्या होगी उस इजलास की? देखिए, बड़े मसाइल अभी सर उठाने वाले हैं और सर उठाएंगे। अच्छा, बल्कि उन्होंने उठाना शुरू कर दिया है। मुझे बहुत एहतराम है उन तमाम लोगों का जो सियासी अमल का हिस्सा हैं। बैरिस्टर गौहर खान ने PTI की चेयरमैनशिप के लिए अपने कागजात नामजदगी जमा कराए हैं, और उससे पहले वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के एक रुकन असम्बली के तौर पर हल्फ उठा चुके हैं। इसका क्या मतलब है? सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के रुकन असम्बली वो कैसे जाकर PTI के इलेक्शन में PTI के सदारती इलेक्शन लड़ेंगे? इसकी कौन आकर ताबीर तशरीह करेगा? कौन इसकी वजाहत करेगा? उठाया है, जरा ये कंफर्म कर लीजिए जी, क्या उठाया? ये कंफर्मेशन, इसकी तस्दीक नहीं है बिल्कुल नहीं। अगर जिन लोगों ने उठा लिया, मैं फिर अर्ज करता हूँ, अगर जिन लोगों ने हल्फ उठा लिया है, अच्छा चले ठीक है, नहीं उठाया होगा। अगर जो लोग हल्फ उठाकर फिर जाएंगे PTI की सदारत के इलेक्शन के लिए, अगर नहीं उठाया तो ठीक है, जाके लड़ें। लेकिन अगर जिन लोगों ने हल्फ उठा लिया है, अगर वो जाते हैं ओहदों के लिए, तो फिर उनके ओहदों पर जाने के बारे में तो ज़ाहिर सवाल उठाया जाएगा ना। मैं ये बात नहीं करता, मेरा ये कोई जवाब भी नहीं है, ये जाने आगे के मामलात हैं। लेकिन सदर मुमलिकत को जो आइनी तौर पर पाबंद है, उसके बारे में हम ये सवाल नहीं कर सकते कि ये उसके आगे तो नहीं लिखा हुआ है कि अगर नहीं करते हैं तो फिर क्या हो जाएगा। जब करने का कहा गया है तो इसके अलावा और बात कहने की ज़रूरत नहीं है कि जनाब अच्छा नहीं करते हैं तो क्या होगा, नहीं आसमान नहीं टूट पड़ेगा, आइन शिकनी होगी ना। अगर आइन के किसी तकाजे के मुताबिक उस पर अमल नहीं किया जाता है तो इसका मतलब है आइन का इनहराफ है, आइन से इनकार है, आइन के तकद्दुस का, आइन के अल्फाज का एहतराम न करना है कि जनाब मैं नहीं करता हूँ। ये आइन उन्होंने बुलाना है, इजलास बुलाएं, और उनकी रिजर्वेशन है, जाहिर है रिजर्वेशन तो उनकी उस पर बनती है कि जनाब सीटें नहीं मिली हैं, तो रिजर्वेशन सीटें जो नहीं मिली हैं उसके बारे में एक बात मैं पहले इलेक्शन से भी पहले से कह रहा हूं कि भाई वो सीटें तमाम जमातें इलेक्शन कमीशन के पास जमा कराते हैं, अपनी लिस्ट देते हैं कि जनाब ये लिस्ट के मुताबिक हमारी तरजीहात ये होंगी और हमारी नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 हमारी जो भी ये खवातीन लिस्ट दे रहे हैं इस हिसाब से जो हमारा कोटा बनेगा आप इनको अलाट कर दीजिए। तो रिजर्वेशन को भी तो एड्रेस करना चाहिए ना। इत्तेहाद कौंसिल ने दी हुई है जो कभी दी नहीं थी ऐसी लिस्ट, और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जाए कि जनाब हमें कोटा दे दिया जाए तो कैसे दिया जाएगा। देखिए ये आईनी मामलात हैं, आगे जाकर हल होंगे, ये मसाइल पैदा हुए हैं, जो पैदा हुए मसाइल उनको हल भी होना है, लेकिन इस तरीके से हल करना कि ठीक है पहले तो मेरा बाजू छोड़ दो, फिर उसके बाद जो है मैं आपकी जो चीज़ मैंने हाथ में ली हुई है पहले मैं इसको अपने पास बाद में आपके हवाले करूंगा। ये सोने की चेन आप मेरी मुट्ठी में, पहले आप मेरा बाजू मरोड़ रहे हैं ना, जरा इसको जरा छोड़ दें, मेरे बाजू में तकलीफ हो रही है, मैं मुट्ठी हार जो है वो बाद में आपको दे दूंगा, जो मैंने चेन आपकी छीन लिया। ये तरीका ठीक नहीं है, बच्चों का खेल नहीं है, आइन होता है, उसके साथ मजाक नहीं किया जाना चाहिए। एहतशाम साहब, लेकिन जहाँ पे रिजर्वेशंस हैं उन रिजर्वेशन को भी तो एड्रेस करना चाहिए ना। अगर सदर साहब जो सुप्रीम कमांडर हैं उनको उनके रिजर्वेशंस को देखना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये कि दूसरी जानिब ये भी तो है ना कि PTI भी उनसे नाखुश है,
तो फिर वो आप क्या समझते हैं कि वो किसको खुश करने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, पहली बात तो यह है कि अगर इसी बहस को आमना ले लें कि ये कितना आईनी है गैर आईनी है, ये डॉक्टर साहब जो बात कर रहे हैं, हो सकता है ऐसे ही हो। मैंने जो पढ़ा था मैं भूल गया हूँ, आर्टिकल 19 को कोट करके डॉक्टर साहब बाकी लोग कह रहे हैं कि जी अगर वो नहीं करते तो ये हम इजलास बुला सकते हैं। अगली बात यह है कि जिस तरह हम कह रहे हैं 3 दिन है, तो 3 दिन में तो कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि उन्होंने तो समरी मुस्तरद करके वापस भेज दी है। अब ऐसा नहीं होगा कि गवर्नमेंट दोबारा से उनको सदर साहब को समरी भेजेगी और फिर कहा जाएगा कि साइन करें, वो नहीं होगा। मुझे लगता है कि रॉन्गली और राइटली, विटिंग और विटिंगली, ये तो अब स्पीकर साहब बुला लेंगे। अब आगे देखना क्या है, क्या होगा। अब कानून शिकनी अभी देख रहे हैं, आपको याद होगा 73 के कॉन्स्टिट्यूशन में भुट्टो साहब ने गालिबन, दलगारी साहब कैन करेक्ट मी, गालिबन तीसरी उन्होंने अमेंडमेंट डाली थी जिसमें उन्होंने कहा था कि जो आइन की खिलाफ वर्जी करेगा आर्टिकल 6 लगेगी, और इंट्रोड्यूस करवाई गई थी। आज तो मुझे पता है कभी आर्टिकल 6 किसी पे लगी है? आप जब 76 सालों से आइन की खिलाफ वर्जी हो रही है, कोई नहीं पूछता। अब अगली बात है कि ये आरिफ अलवी साहब ने क्यों किया। देखिए, आप ना आरिफ अलवी साहब के बारे में कहा जा रहा है कि वो एक अरसे से विकेट के दोनों तरफ खेलने। आपने देखा दरमियान में उन्होंने बाकायदा एक दफ़ा सुलह कराने की कोशिश की थी। बानी पीटीआई उनके पास आए थे जब गिरफ्तार नहीं हुए थे, और जनरल आसिम को उन्होंने फ़ोन किया था, और ये बात को खबर नहीं है, सारी दुनिया को पता है। और उन्होंने कहा था कि जी मेरे पास बानी पीटीआई आए हैं, वो आपको मुबारकबाद देना चाहते हैं। तो उन्होंने ही रिफ्यूज़ टू टेक हिज कॉल। उन्होंने कहा जी मुझे मुबारकबाद की ज़रूरत नहीं है, मेरा काम ही नहीं है कि मैं सियासी लोगों से इंटरेक्शन करूँ, जिनसे इंटरेक्शन करना है उनसे जाके करें। तो सवाल ये कि इस वक्त उनको करने की क्या ज़रूरत महसूस हुई। अब यह है कि इस वक्त आमना पार्टी के अंदर बहुत इख्तलाफात हैं और बहुत से हवालों से उन पर तनकीद का निशाना बनाया जाता है। और एक दो खबरें जो आई थी पिछले दिनों, उनके एक वकील ने भी आके कहा था कि सदर साहब से बानी पीटीआई खुश नहीं है। तो शायद जाते उनका ये ख्याल है कि मैं ये कर दूंगा तो शायद मेरे लिए कोई लेगेसी छोड़ देने वाली बात, या है कि कोई नरम गोशा पार्टी के अंदर पैदा होगा। मुझे लगता है वो नहीं पैदा होगा। देखें, ये हमारे जो पॉलिटिशियन है बड़े सिने के हैं, माजरत के साथ, जो पीटीआई से जिनका ताल्लुक वास्ता है वो तो भूलते नहीं हैं। अब देखें, इलेक्शन हो गया है, मतलब पीटीआई को आप देख लें 1,92,00,000 वोट मिले हैं, पीपल्स नून वालों को 1,40,00,000 मिले हैं, 84 लाख मिले हैं पीपल्स पार्टी को। अब होना तो चाहिए कि आगे चलें। मुझे लगता है कि अब ये पार्लिमानी सिस्टम, अब एक सो कॉल्ड जैसे भी कहें, आप पूछ रही थी, ये हाइब्रिड सिस्टम है, और हाइब्रिड का भी प्रो मैक्स वर्जन सामने आया है। हमें नहीं पता आमना कि अब क्या होने जा रहा है। लेकिन एक बात जो आपके लिए, मेरे लिए, सबके लिए परेशान कुन बात है कि एक अरसे से हम कह रहे थे कि जी ये जब असम्बलियाँ इन प्लेस हो जाएंगी और हुकूमतें बन जाएंगी तो ये जो सूरत-ए-हाल बेहतरी की तरफ जाएगी। सारी दुनिया हमें देख रही है, वॉच कर रही है कि जी आप किधर जाना चाहते हैं। तो मेरा ख्याल है उस लिहाज से तो हमारे लिए परेशानी है कि क्या हर चीज़ जो है ना सुप्रीम कोर्ट में जाएगी। अभी ये जो खुसूसी रिश्तों का मामला है, अभी देख लें, अभी तक इलेक्शन कमीशन लेके बैठा हुआ है, और साहबदादा साहब ने तो वो भी अपना किरदार नहीं, इन्होंने कि जी पहले आप नाम दें, उन्होंने नाम भी भेज दिए, इसके बावजूद वो नहीं कर रहे, तो मामला जाएगा सुप्रीम कोर्ट में। जी, तो जो इलेक्शन कमीशन का काम है, उनको भी अगर वो टाइम नहीं कर ले तो इस तरह के मामला बढ़े भी ना, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाके सारे मामला वहीं रिजोल्व होने हैं। तो ऐसी ज़ाहिर है अदालतों पे भी एक बोझ भी पड़ता है, ज़ाहिर है बाकी जो मसाइल हैं, बाकी जो वहाँ पे केसेस हैं वो फिर लटके रहते हैं। अच्छा, जहाँ तक वो लगारी साहब, आप वो बैरिस्टर गौहर खान साहब, उमर अयूब साहब, जी जी, शहजाद जुल्फ़िकार साहब का मैंने टेक इस पर ले लिया था डॉक्टर साहब के बाद। तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के लिए बैरिस्टर गौहर खान साहब और उमर अयूब साहब ने इस पे जो उनकी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है उसके लिए इसलिए नहीं किया था रुकनियत, क्योंकि उन्होंने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के लिए पीटीआई के लिए उन्होंने करना था, तो वो मैंने सोचा यहाँ पर ऐड ऑन कर दूँ। आगे हम बढ़ते हैं, एक समाजी हम देख रहे हैं कि हमारे मुल्क में उसकी अवेयरनेस के लिए, उन मसाइल को हल करने के लिए अफसोस के साथ ही कहना पड़ता है कि कुछ किया नहीं जाता, कुछ इक़दामात नहीं उठाए जाते। गुज़श्ता रोज़ हमने देखा कि लाहौर में पेश आने वाला एक इंतहाई नाखुशगवार वाक़या, ये एक बहुत बड़ा सानिया भी बन सकता था। एक खातून के लिबास के डिज़ाइन पर अरबी हुरूफ में चंद अल्फाज लिखे थे, जिस पर हमने देखा कि कुछ वहाँ पर लोग मुश्तिल हो गए। उनको लगा कि पता नहीं क्या ये, उनको ये लगा कि शायद रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने सोचा, हालांकि ये वो अल्फाज से एक अरबिक को अगर देखा जाए, ये सिर्फ कुरान पाक की ज़ुबान तो है, लेकिन एक पूरी लैंग्वेज है।
उसमें किसी भी हर्फ का कोई भी मतलब हो सकता है। लाहौर के इलाके इछरा में ये वाक़या पेश आया था। ASP शहर बानो नकवी ने समझबूझ और दिलेरी के बायस खातून शहरी मुश्तिल हजूम का निशाना बनने से उसको बचा लिया। होटल के मालिक ने लोगों के हजूम को इकट्ठा होते देखा तो मामले की हसासियत को भांपते हुए फौरी पुलिस को इतला कर दी थी। यूँ ASP शहर बानो ने ना सिर्फ समझदारी से इस मुश्तिल हजूम को संभाला बल्कि अपनी जान खतरे में डालकर खातून को बाहिफाजत हजूम के नरगे से निकालने में भी कामयाब हो गई। तो ये जो अदम बर्दाश्त है, ना हम वाक़े की तहकीक करते हैं, ना हमें पता है कि क्या लिखा हुआ है, उस पर कोई ऐसी कुरानिक वर्स नहीं थी, कोई ऐसी आयत नहीं लिखी हुई थी, कोई हदीस नहीं थी जिसको हमने ख़ुद से अज्यूम करके, हमारे माशरे में इतनी जहालत है कि हम तहकीक नहीं करते और फ़ौरन से कोई बड़ा सानेहा जो है वो करने में शामिल अपना हिस्सा डाल देते हैं। लगारी साहब, आपसे आगाज़ करूँगी। इस कदर अदम बर्दाश्त बढ़ चुकी हुई है कि हम सोचते समझते कुछ नहीं है, लोगों की इज़्ज़तों से खेलने, उनकी जान पर आ जाते हैं। सही इंतहाई शर्मनाक बात है हमारे लिए। हम इस सोसाइटी का हिस्सा हैं, ये हमारे ही लोग हैं और हमारी सोसाइटी को आमदन जाहिर रखा गया। ये स्टेट की पॉलिसी थी कि उनके अंदर इंतहा पसंदी फैलाई जाए। स्टेट की पॉलिसी के तौर पर जनरल ज़िया के दौर से लेकर अब तक इस ऐसे वाइब्रेंट प्रोग्रेसिव सोसाइटी को जहालत की तरफ, जहाँ पर लोग अपने प्रोग्रेसिव रवैयों का इजहार करते थे, इलेक्शन में, मेलों ठेलों में, आप जाएं सिब्बी में, डेरा गाजी खान में, आप दूसरे इलाकों में, दूर उफ्तदा इलाकों में जाएं, बलूचिस्तान में जाएं, लोग किस कदर वाइब्रेंट, किस कदर शानदार हुआ करते थे। हमने देखे हैं, मेले भी देखे हैं, हमने लोगों को रक्स करते देखा है और हमने मुश्तरका रक्स देखे हैं और बिल्कुल देही इलाकों में जाकर के ख़वातीन और मर्द किस तरह से मिलकर शादियों पर रक्स करते हैं। सोसाइटी को इस तरह बना दिया गया जैसे ये मोम की गुड़िया है और लोगों को वहशी बना दिया गया है। तो ये तो मज़हब के ख़िलाफ़ है। ये चीज़ तो बस, इससे तो इस्लाम ख़तरे में है, इससे तो पाकिस्तान की बिल्कुल गद्दारी हो रही है। देखो जी, गद्दारी हो रही है। इन्हीं गद्दारी के सर्टिफिकेट और गैर मुसलमान के सर्टिफिकेट जाहिल लोगों के हाथ में थमा दिए गए हैं। सही, हम बड़े बड़े जय्यद आलिम इस मुल्क के अंदर रहे हैं जिन्होंने दीन की खिदमत की और ऐसे ऐसे बहुत ही छोटे दिमाग के लोग। अच्छा, ये लोग वो भी नहीं है जो ये कहें कि जनाब ये मस्जिद वाले लोग हैं, नहीं थे, यानी आम लोग थे। आम लोगों के अंदर चूहे के दिमाग रख दिए गए, छोटे छोटे दिमाग रख दिए गए जिनमें कोई चीज़ नहीं है। अरबी में चंद हरूफ और भी उर्दू नस्तालिक में भी हम ऐसे लिखते हैं, नस्ख में भी ऐसा लिखते हैं। हम उर्दू के जो मुख्तलिफ खतूत इस्तेमाल होते हैं, जो अल्फ़ाबेट लिखने के तरीक़ेकार रखे हुए हैं, उनमें देखा है हमने जिस तरह से हे लिखा होता है ऐसे हे लिखा होता है। सर, ये जो लफ्ज़ लिखा गया था, ये इस पे हम लोगों ने रिसर्च की है, कोई चीज़ नहीं थी, कोई लफ्ज़ नहीं था। अरब सऊदी अरब में फैशन आया हुआ है, ये सऊदी अरब में फैशन है। ख़वातीन हुरूफ लिखकर अपने लिबास पर उनके प्रिंट करके वो दिए जाते हैं और ख़वातीन वो लिबास पहनती हैं जो लिबास उस खातून ने पहना हुआ था। मैं इस प्रोग्राम की वजह से शहर बानों को सलाम पेश करता हूँ। लगारी साहब, हमारे पास टाइम बहुत कम है, हमने शॉर्ट सबका इस पे टेक लेंगे। डॉक्टर साहब, आपका टेक क्या है इस पे? मेरा टेक ये है कि यहाँ दोनों तरफ गलती है। एक तो ये है कि जनाब एक खातून जो है इस किस्म का अरबी का ख़त लिख के घूम रही हैं एक ऐसे मुल्क में जहाँ इन चीज़ों को बड़ी हसासियत से देखा जाता है। तो आप प्रोवोक कर रहे हैं। आप सऊदी अरब में तो नहीं है ना, आप अमेरिका में नहीं है, आप ईरान में नहीं है, आप पाकिस्तान में। जैसा कि लगारी साहब ने कहा कि पाकिस्तान की जो आपके माशरे और समाज को एक्सट्रीमिस्ट बना दिया गया है, तो आपकी गलती है, आपने क्यों किया। दूसरी कि ये हुरूफ है, हुरूफ के हवाले से देखें, शरीयत अल्लाह का कानून बिल्कुल क्लियर है, उसमें कोई वो नहीं है। और पाकिस्तान का आइन भी 2A 227 कुरान और सुन्ना के बाहर नहीं है। लेकिन अभी मैं देख रहा था कि बांग्लादेश पे एक दीवार पे अरबी पे लिखा हुआ था कि यहाँ पर पेशाब करना मना है। अब सिर्फ अरबी का उन्होंने लगाया इसलिए था कि लोग एहतराम से जो है वहाँ से गुजर जाएं, क्योंकि अरबी का लफ्ज़ जहाँ पे आता है लोगों का फ़ौरन कॉन्सेप्ट जाता है कुरान की तरफ। और ये पाकिस्तान में मुसलमानों के हवाले से ये कॉन्सेप्ट है और ये इनकी तरबियत का हिस्सा है, क्योंकि हमारे यहाँ एजुकेशन तो है नहीं, हम तो कुरान पढ़ाते नहीं हैं। हम तो अपनी तालीमी दरसगाहों में कुरान को अगर तालीम का हिस्सा बना दें तो हमें पता हो कि कुरान में क्या लिखा है। हम अरबी को अगर पाकिस्तान का तालीमी निसाब में हिस्सा बना दें तो हमें पता हो कि कुरान में क्या लिखा हुआ है। बिल्कुल एग्जैक्टली आप सही कह रहे हैं। एजुकेट करना इस मामले में बहुत ज़रूरी है और इसमें हमारे उलमा कराम और असातिज़ा का भी बड़ा रोल है। जी एहतशाम साहब।
देखिए हम ना इस हवाले से बिल्कुल लगारी साहब सही कह रहे हैं कि मुनाफिकत से भरपूर हमारा माशरा है। मैं क्या कहूँ, आप क्या कहें, डॉक्टर इसरार मरहूम कहते रहे कि ख़ास तौर पे मजहबी तबकों को जिस अंदाज से वो लताड़ा करते थे कि अपने छोटे से मफाद के लिए कहाँ से कहाँ चले चलते हैं। अभी आप देख लें पीपल्स पार्टी के गवर्नर पंजाब सलमान तासीर, अभी क्या कहा था उन्होंने बातों में ये बात की थी कि जो ज़ियाउल हक के बनाए हुए कवानीन है वो हम नहीं मानते, और उसको बेशुमार मजहबी लोग भी चैलेंज करते हैं। उनको लेके जनाब जान उनकी ले ली गई। वैसे तो मौलवियों को नहीं पता कि एक जान लेना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है, एक किसी को नाक मारना पूरी इंसानियत को मारना है, और एक की जान बचाना पूरी इंसानियत की बचाना है। मतलब सलमान तासीर, उसके वालिद साहब मौलाना तासीर कितने बड़े आलम थे, आप उस शख्स को कह सकते हैं। बाकी आप भी सब लोग मुसलमान ऐसे ही हैं, लेकिन किसी को आप ये बुनियाद बना के मार देखें। ये तरबियत और तालीम जानबूझ के लोगों को जो है ना रखा जाता है कि अनपढ़ हैं, छोटी छोटी बातों पे लोगों को प्रोवोक कराना मेरे ख्याल है जुल्म है। ये जब तक कि हमारा मजहबी तबका इस पे नहीं आता, अपना किरदार अदा करना होगा। शहजादा जुल्फिकार साहब, आपका इस पे क्या राय है? देखें, सबसे पहले तो आपको बहुत आपका शुक्रिया, और वाकई आपने जरूरत का मुजाहरा करके इसको प्रोग्राम में शामिल किया। इसको हमें डिस्कस करना चाहिए। बिल्कुल उस खातून की गलती नहीं है कि वो जो है उन भेड़ियों के दरमियान जो है वो जाकर जो है वो बैठे और वो भेड़िए जो है ये समझें कि ये उनको गलत रंग दें। हम वो लोग हैं जो कुरान को साथ गिलाफ में लपेट के रख देते हैं, एहतराम करते हैं, पढ़ते नहीं हैं, समझते नहीं हैं, उस पर अमल नहीं करते हैं। मेरे ख्याल में हमें ये दर्स देना चाहिए। और ये ज़ियाउल हक के वो चीज़ें हैं जो उन्होंने आज दिन तक हम अपने माशरे से निकाल नहीं सके हैं। आखिर मुझे बताएं, अरबी में बिल्ली कुत्ते का भी नाम होते हैं ना, अगर बिल्ली कुत्ते के नाम को भी आदमी ना समझे कि ये क्या है और उसको जो है उसको लोगों को जो है वो करना है, ये तो बिल्कुल हमारे माशरे में और लाहौर जैसे शहर में ये अगर किसी कोई इंटीरियर में होता, दूर दराज एरियाज में होता जहाँ तालीम नहीं है, तो फिर लेकिन अफसोस का मकाम है। अफसोस किया जा सकता है कि हम अपने माशरे को किस तरफ ले जा रहे हैं। बेशुमार वाक़यात वहाँ पे मैं खुद फेस कर चुकी हूँ लाहौर जैसे शहर में। इंसानी कवानीन को इस्तेमाल कर और उसको नाम दे दें कि ये कुरान की वो है। आपने बिल्कुल ठीक कहा, हलवे का मतलब ये है खूबसूरत। अब वो खूबसूरत लिखना, हलवा लिखना, तो उन्होंने कह दिया कि जी ये तो लिबास जो है कुरानी आयात है और ये बेहुरमती हो रही है। बहुत गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। और हलवा इकसर भी तो बहुत माने रखता है ना शहजादा साहब। और बिल्ली और कुत्ता जो है वो अल्लाह की मखलूक है, वो अगर लिख दिया जाए तो वो गाली नहीं है। आपने उसका जो मुकाबला किया है जुल्फिकार साहब, वो मुनासिब नहीं है। मैं तो नहीं, वो आपकी राय अपनी जगह ले दानिश साहब, लेकिन मेरी भी राय सुन ले। बात यह है कि वैसे भी उसको अगर जो है वो बिल्ली कुत्ते का नाम कोई लिख दे अरबी में और वैसे समझे कि ये जो कुरानी आयत है, मैं ये कह रहा था हमें सोचना चाहिए, हमें जो है उन चीजों को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। बिल्कुल ये जो है इस मामले पर है, इस जहालत के खिलाफ लड़ना चाहिए। बहुत शुक्रिया, मैं अपने शुक्रिया अदा करूंगी कि वक्त की कमी है। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। अल्लाह करे कि हम सीखें अपनी गलतियों से और आगे बढ़ें। कल हाजिर होंगे आपकी खिदमत में। अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।